बैंकर्स, हेलो टू एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू JIB प्रेप। हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट BRBL तैयार, जहां मॉड्यूल बी का यूनिट 13 करेंगे, जहां हम चार्ज 2 लॉज रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ चार्ज 2 पढ़ने वाले हैं। चार्ज 1 हम यूनिट 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत आसान यूनिट है। एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन दोनों यूनिट से मिला के बिल्कुल आराम से पूछ जाते हैं, उससे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर। बैंकर्स जब लोन दे रहे होते हैं तो कुछ चार्ज क्रिएट करवाते हैं, मतलब कुछ एज अ कोलैटरल रखवाते हैं आपके पास। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को रखते थे वो तो हमने मॉर्गेज में पढ़ लिया। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में हमारे पास प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी में मिलता है। इसके अलावा हम यूटिलाइज कर सकते हैं एप्रोप्रिएशन, असाइनमेंट। क्या है ये, इनके बारे में इस चैप्टर में बता रखा है। एप्रोप्रिएशन रेफर करता है अप्लाइंग टू पेमेंट फ्रॉम अ डेटर टू स्पेसिफिक डेट्स। मतलब मान लेते हैं एक से ज्यादा लोन अगर आपने ले रखे हैं और आपने अपने अकाउंट में पैसे डाले, ठीक है, आपने अपने अकाउंट में पैसे डाले, तो ये कौन से लोन कौन से अमाउंट में अप्रोप्रिएट होगा, या तो ये बता रखा होगा आपने, अदरवाइज किस ऑर्डर में रहेगा उसके बारे में एप्रोप्रिएशन बात करता है। एप्रोप्रिएशन क्या है, जैसे मान लेते हैं ये है रहीम, ठीक है, रहीम ने 3 लोन ले रखे हैं। एक गाड़ी का लोन, ये सबसे पहला लोन था, फिर घर का लोन, ये नंबर 2 है लोन था, फिर पर्सनल लोन, ये नंबर 3 लोन था। या तो क्लियर इंस्ट्रक्शन बता रखी है बोरोवर ने कि कैसे किस सीक्वेंस में पैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं क्लियर इंस्ट्रक्शन दे नहीं रखी है, क्लियर इंस्ट्रक्शन बोरोवर ने नहीं दी हुई है, तो जिस सीक्वेंस में लोन लिया था उस सीक्वेंस में पैसे बैंक एप्रोप्रिएट कर लेगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट फ्रॉम द डेटर टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ स्पेसिफिक डेट। वैसे तो की प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिस हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ वहां बता रखा होगा। सेक्शन 59 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि जब भी डेटर पेमेंट दे रहा है तो वो डायरेक्ट कर सकता है कि भाई देखो मैंने जो ये पैसे दिए हैं वो कौन से लोन के लिए दे रखे हैं। या तो एक्सप्लिसिटली बोल सकता है, बता सकता है वर्ड्स में अपने, या फिर आपका एक्शन के थ्रू नो आपको बता सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने 1000 रुपए दिए, एक्सप्लिसिटली साफ साफ बताया कि ये प्रोमिसरी नोट पे जो हमारा डेट ड्यू है उसके लिए है। मान लेते हैं ए ने 567 रुपीज भेजे बी को, आफ्टर बी डिमांड दिस अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक डेट। तो ये आपने बोला नहीं चाहे, बट आपके एक्शन से ये समझ आया कि जो लोन बी ने मांगा था उसी के लिए आपने पैसे दिए हैं, ठीक है। सेक्शन 60, सेक्शन नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा। सेक्शन 60 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट इज नॉट इंडिकेटेड। मान लेते हैं डेटर ने स्पेसिफाइड नहीं किया है कि कौन से डेट के लिए क्रेडिटर को इसने पैसे दिए हैं, तो अब क्रेडिटर खुद डिसाइड कर सकता है हाउ टू अप्लाई इवन टू अ टाइम बार डेट। मान लेते हैं टाइम खत्म हो चुका है एक लोन जो आपको दिया था, और आप कोर्ट से तो नहीं आप हेल्प ले पा सकते अगर आप विद इन टाइम कोर्ट के पास नहीं गए, पर फैसले रिसीव करने की आपकी राइट तो हमेशा है ना। ये तो हमने लॉ ऑफ लिमिटेशन में भी पढ़ा था। अब when neither parties appropriates, मान लेते हैं ना तो डेटर ना तो क्रेडिटर एप्रोप्रिएट इंडिकेट करता है कि एप्रोप्रिएशन कैसे होना है, तो जो पुराना डेट है, मतलब विल गो विद फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑर्डर ऑफ टाइम लेंगे, ओल्डेस्ट फ्रॉम फर्स्ट ले लेंगे, रिगार्डलेस ऑफ टाइम बाट। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं बना रही होती तो मैं पूछ लेती, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, फॉर डेट्स ऑफ इक्वल स्टैंडिंग पेमेंट्स आर प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे मान लेते हैं ए और बी दोनों में सेम, ए एक मैंने गाड़ी का लोन लिया था, एक मैंने घर का लोन लिया था, दोनों का EMI लेट्स से सेम है, तो अगर पैसे आ रहे हैं मेरे पास अमाउंट रखा हुआ है तो मैं दोनों के अगेंस्ट इक्वली बांट दूंगी, ठीक है। फिर है असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये है जॉन, ठीक है, जॉन गया बैंक के पास, बैंक मुझे लोन दे दो। बैंक ने कहा कि मुझे कोलैटरल चाहिए, कहा कोलैटरल तो नहीं है। बैंक ने पूछा कि कोई इंश्योरेंस करा रखा है, हाँ, ये तो प्रीमियम देते हो, हाँ, ऐसा बोला जॉन ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो, उस इंश्योरेंस को हमारे पास गिरवी रख दो, ये अगर आपने डिफॉल्ट किया तो जो पैसे यहां से आएंगे, इंश्योरेंस से अमाउंट आना चाहिए, वो सरेंडर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी,
सरेंडर वैल्यू हमारे पास आएगी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जॉन है वो असाइनर है, जो ये बैंक है लोन जो दे रहा है वो बन जा रहा है असाइनी, और क्या असाइन कर दिया गया है, इंश्योरेंस को असाइन कर दिया गया है। तो असाइनमेंट रेफर करता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे असाइनर राइट ट्रांसफर कर दे रहा है, बेनिफिट्स ट्रांसफर कर दे रहा है असाइनी। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो ड्यूटीज और बर्डन है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कहने का मतलब जो प्रीमियम है वो तो असाइनर को ही देना पड़ेगा। असाइनी तब तक नहीं कर सकते, मान लेते हैं असाइनी बैंक बोल रहा है हाँ मैं प्रीमियम में मैं दे दूंगा, भाई ऐसा क्यों होगा, बट अगर मान लेते हैं असाइनी अग्री कर देता है तो हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ चूजेस इन एक्शन इन इंडिया। चूजेस इन एक्शन बोले तो राइट्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी और राइट्स enforceable through legal action can be assigned through TPA, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टीपीए के बारे में हम बहुत और बातें नहीं करें क्योंकि टीपीए 1882 में पढ़ के भी आए हैं और हमने चार्ज वन वाला टॉपिक भी पढ़ लिया है। सेक्शन 136 टीपीए एक्ट का रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ इंडिविजुअल को, जैसे कि जजेस, लीगल प्रैक्टिशनर्स, कोर्ट ऑफिसर्स, की वो असाइनिंग नहीं कर सकते या फिर पार्टी नहीं हो सकते असाइनमेंट के ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, एग्जाम्पल। ठीक है, अगर अगेन पेपर में आपकी नॉलेज एक्चुअली में चेक करना का सोच लिया है बीएफ ने, तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड। ठीक दोस्तों, मूविंग फॉरवर्ड, अब सेक्शन तो मैंने याद करना है बट कुछ बातें पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम सिर्फ तभी वैलिड है जब एग्जीक्यूट हुआ है प्रॉपर रिटन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ढंग से साइन भी हो रखा है ट्रांसफर द्वारा या फिर उसके एजेंट द्वारा। और एक बार एग्जीक्यूशन हो गया, जो ट्रांसफर है मतलब जिसको मिला है वो सारी राइट्स को इनहेरिट कर लेता है, या अगर कोई उपचार है तो वो भी इनहेरिट कर लेता है जो भी उस एक्शनेबल क्लेम के साथ आता। इवन इफ द डेटर हैज नॉट बीन नोटिफाइड, चाहे डेटर को पता भी नहीं जिसने लोन ले रखा है बेसिकली। The transferee can initiate legal proceedings in their name without the consent of the transferor. Transferor जिसने दी है, transferee जिसने ली है, transferee transfer की consent के बिना भी कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है। Exception that it does not apply to marine or fire insurance policies. यहाँ पे मैं इंश्योरेंस का कंटेक्स्ट दे रही हूँ, तो जब मैं लीगल प्रोसीडिंग बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सरेंडर वैल्यू और द इंश्योरेंस दैट हैज बीन असाइन्ड टू यू। ओके, for example, if A assigns a debt from B to C and B has counterclaim action against A, C's right to the debt is still subject to B's counterclaim even if C is unaware of it. C is basically the debtor, right? Yes. Now, if B assigns a bond to C, B ने C को कोई assign किया bond, while there are circumstances that could invalidate it, C cannot enforce the bond against A even if C was unaware of these circumstances. क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो बॉन्ड है वो इनवैलिडेटेड है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, what can A do about it, या what can C do about it? एक बार इसे जस्ट रीड लगाएंगे and you'll be sorted. चलिए, now restriction on judges practitioners court में मैंने बता दिया यहाँ पे नहीं हो सकता, they cannot enforce claims initiated by these individuals. Assignees rights and equity, जो असाइनी की राइट है वो सब्जेक्ट टू इक्विटी है, मतलब जो असाइनी है जो उसका खुद का मान लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी जितने की आपको ले रखे उससे ज्यादा का तो आप बेनिफिट ट्रांसफर नहीं कर सकते ना असाइनी को। असाइनी कैन नॉट हैव बेटर राइट देन द असाइनर। जो जॉन की राइट थी उतनी ही राइट ट्रांसफर हो सकती है बैंक को जब असाइनमेंट के थ्रू लोन हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अ डेटर हैज अ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द असाइनर, the assigned debt remains subject to this claim even if the assignee was unaware of the assignment was made with a clause stating no counterclaim would be raised. मान लेते हैं
मैं एग्जाम्पल इसी का लेती हूँ जो हमने जॉन वाला एग्जाम्पल लिया था। जॉन, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक। बैंक ने मान लो लिखा हुआ भी है कि काउंटर क्लेम हम नहीं रेज कर सकते, बट उतना ही जॉन से बैंक के पास, मतलब इस असाइनर से बैंक के पास राइट जा सकती है जितनी जॉन की खुद की थी। मतलब मान लेते हैं जॉन से ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ लेना था, तो चाहे इसके बारे में बैंक को ना भी पता हो, पहले इंश्योरेंस कंपनी पैसे अपने लेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, इवन इफ इट इज रिटन इन द काउंटर क्लेम एज अ क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, exemption क्या है? In cases where specific fund is assigned, the usual equity principle might not apply। जो हमने पीछे देखा, एक केस था भारत निधि लिमिटेड वर्सेस तखतमल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी है अगर, and assignment of specific funds for payment for precedence over subsequent claim or attachment by creditors, making the assignment of fund irrevocable। अगर मान लेते हैं यही पीछे वाले केस में, अगर स्पेसिफिकली जॉन ने कोई अमाउंट जो है बैंक के लिए ही असाइन कर रखा था, तो चाहे बाद में कुछ चेंजेस भी हो जाए, स्पेसिफिकली अगर कुछ हो रखा है, लेट्स से ट्रस्ट में गया हुआ है, पावर ऑफ अटर्नी गई हुई है, फिर उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दिस वाज अबाउट एप्रोप्रिएशन एंड असाइनमेंट। लेट्स टॉक अबाउट प्लेज। प्लेज में जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न करता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज को। मूवेबल प्रॉपर्टी में जब पोजेशन चला जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में जब पोजेशन चला जाता है ना, इसके बारे में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बात करके आए हैं। तो इट इज प्लेज। जैसे आपने कोई ज्वेलरी गिरवी रखी टू गेट लोन, है ना, तो जो लोन दे रहा है वो पॉनी या प्लेजी है, और जो लोन ले रहा है, जिसने बेसिकली प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स प्लेज करे हैं, वो पॉनर या प्लेजर। ठीक है, इन रिटर्न ऑफ अ लोन फ्रेंड। तो सेक्शन 172 प्लेज के बारे में बात करते हैं। बहुत डिटेल में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करके हैं कि एक तरीके का बेलमेंट ही हो रहा है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम गुड दे रहे हैं और फिर वापस ले लेंगे एक बार हमने पैसे वापस दे दिए। तो की कंपोनेंट्स है वैलिड प्लेज की, यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं, बेलमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, डेटर के द्वारा हो रही है, पर्पस है सिक्योरिटी, क्योंकि बेलमेंट में सिक्योर पर्पस होना बहुत जरूरी है। और जैसे ये पर्पस फिनिश हो जाता है देन यू रिटर्न इट बैक। ये भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आए हैं। फिर दो पार्टीज हैं, एक पॉनर है एक पॉनी है। जो लोन ले रहा है वो पॉनर है, प्रॉपर्टी दे रहा है बेसिकली मूवेबल, और जो लोन दे रहा है अगेंस्ट एज सिक्योरिटी ऑफ दिस मूवेबल प्रॉपर्टी वो पॉनी है। सिंपल। ठीक है, लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? ओनरशिप। ओनरशिप अभी भी पॉनर के पास ही है, वाइल इंटरेस्ट ट्रांसफर, क्वालिफाइड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया इस पॉनी के पास। डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट की सी ट्रांसफर कर दी गाड़ी की, तो ये एक्चुअली हो गया। कंस्ट्रक्टिव में जैसे आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया उस प्रॉपर्टी का। एग्जिस्टिंग गुड्स ये हो सकती है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में कोई गुड आएगी उसको हम प्लेज कर सकते हैं, नहीं। जो एग्जिस्टिंग गुड्स है सिर्फ उसी को ही प्लेज किया जा सकता है, क्योंकि ओनर के पोजेशन में होगा तभी तो वो ट्रांसफर करोगे ना प्रॉपर्टी। फ्यूचर गुड्स को आप प्लेज नहीं कर सकते। अगेन ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पोजेशन क्या है? पोजेशन की है प्लेज में। पोजेशन आपके पास होना ही चाहिए। अगर पोजेशन लॉस्ट हो गया तो प्लेज एक्चुअली में है ही नहीं। ओके, implied agreement, a pledge can be implied from the nature of transaction, but an agreement provides clarity, of course. Variety of charge, pawnee has a special interest. pawnee मतलब जिसने लोन दिया है, and lien over pledged property, meaning बाकी अगर मान लेते हैं मैंने कुछ गोल्ड ज्वेलरी आपके पास रखी, गोल्ड लोन लिया है, मैंने किसी और के पैसे देने हैं, तो मैं किस उस प्रॉपर्टी जो आपके पास आप से मैंने लोन एज अ प्लेज ली थी, उस प्रॉपर्टी पे आप ही का राइट टू क्लेम योर डेट है और कोई नहीं ले सकता। दिस इज व्हाट इज प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस। ओके, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट बट येट इजी। हु कैन क्रिएट अ प्लेज? ओनर है गुड्स का हुआ है तो वो प्लेज कर सकता है। मर्केंटाइल एजेंट कर सकता है। मर्केंटाइल एजेंट के बारे में मैंने आपसे सोको में भी बात करी है और बिट्स एंड पीसेस में कहीं और भी बातें हुई हैं। अगर ओनर के कंसेंट से एजेंट के पास पोजेशन है तो वो भी प्लेज क्रिएट कर सकता है। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर मान लेते हैं किसी बंदे के पास पोजेशन था अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल मतलब जब ऑप्शन है आपके पास कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकते हैं, वो प्लेज करा सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसिंडेड। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक
आपने जो ऑप्शन था ये एक्सरसाइज कर लिया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कराना चाहते हो, तो फिर तो यू कैन नॉट क्रिएट अ प्लेज। ठीक है। सेलर ऑफ गुड्स, जो सेलर है वो भी पोजीशन रिटेन कर सकता है भाई सेल करने के बाद, और उसको उस पे वैलिड किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आपने मुझे ज्वेलरी बेची, ठीक है, बेच दिया, आपके पास पोजीशन में थी, इस पोजीशन में बेच तो चुके हो मुझे, एक्चुअली मैं ओनर मैं हो जाऊंगी, बट आपके पोजीशन में थी, आपने इसको गिरवी रख के लोन ले लिया, दैट कैन ऑल्सो बी अ वैलिड प्लेज। और अगर अगेन पेपर टफ बनता है या वो एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि आप कितनी बात को समझते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रिकी क्वेश्चंस कैन बी मेड फ्रॉम हियर दिस टॉपिक। ठीक है। राइट्स ऑफ पॉनी क्या है? पॉनी मतलब जिसने लोन दिया है वो उसका राइट है कि वो प्रॉपर्टी रखेगा जब तक उसका पैसा आप वापस नहीं दोगे। ठीक है। उसमें डेट इनिशियल प्रिंसिपल भी आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, और मान लेते हैं प्रॉपर्टी रखने के लिए कुछ मेरे को एक एडिशनल एक्सपेंस करने पड़े एज अ पॉनर, तो आपको एज अ पॉनर मुझे वो पैसे भी देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो बोल रहा है। जैसे प्रिजर्व करनी है आपने कोई पेंटिंग, जिसको प्रिजर्व करने के मेरे खर्च हो रहे हैं, तो यू हैव टू गिव मी दैट amount. Rights against third party, pony has the same remedies as the owner against anyone depriving them of goods. जैसे पॉनर की राइट थी वैसे ही पॉनी की भी हो सकती है, अगर कोई उन्हें उनकी गुड यूज नहीं करने दे रहा है। डिफॉल्ट बाय पॉनर, पॉनी सू कर सकता है, रिटेन कर सकता है, सेल भी कर सकता है नोटिफाई करने के बाद कि भाई तू मेरे को पैसे नहीं दे रहा ना, मेरे डिफॉल्ट कर रहा है, मैं इसको बेचने जा रहा हूँ, नोटिस दूंगा, बेच दूंगा, अपने पैसे वापस ले लूंगा। अब पॉनर की क्या ड्यूटीज है? पॉनर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर कोई भी फॉल्ट है उस प्रॉपर्टी में, अगर कोई भी रिस्क है उस गुड के साथ जो भी मैंने रखी है एज अ गिरवी अमाउंट सिक्योरिटी। रिम्बर्समेंट, पॉनर को रीपे करना पड़ेगा पॉनी को फॉर एनी प्रिजर्वेशन एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को मेंशन किया था। Deficiency in sale. If a forced sale does not cover the debt, the pawnbroker must make the balance. Let's say आपने मुझे 100 रुपए देने थे, प्रॉपर्टी आपने मेरे पास रखी हुई थी, आपने मेरे डिफॉल्ट किया तो मैंने आपकी ज्वेलरी बेच दी, ज्वेलरी बेच के 80 रुपए ही आए, तो 20 रुपए अभी भी आपको मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है। टाइटल टू द गुड्स, पॉनर जो है गारंटी कर रहा है कि उसके पास राइट है प्लेज करने की, है ना। दिस इज व्हाट इज टाइटल टू द गुड्स। प्रिकॉशन क्या है? अब जब मान लेते हैं मैं आपको लोन दे रही हूँ, तो एज अ पॉनी मुझे इंश्योर करना है कि लेजिटिमेट ओनरशिप है आपके पास एज अ प्रिकॉशन। अनदर काइंड ऑफ चार्ज कैन बी क्रिएटेड टू हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में प्रॉपर्टी पोजेशन में नहीं जाती। ऐसे मैंने आपसे लोन लेके गाड़ी ली, अब गाड़ी आपके पास रख दूंगी तो मैं गाड़ी लूंगी क्यों भाई? पोजेशन में मेरी ही रहेगी, बट मैंने आपसे लोन ले लिया, बट अगर मैंने डिफॉल्ट किया आप ये गाड़ी उठा के लेके जाओगे और बेच दोगे। और हाइपोथिकेशन कहाँ बता रखा है? सरफेसी में, और ये प्रीवियस ईयर में आस्ट क्वेश्चन है। कहाँ बता रखा है? जैसे मॉर्गेज हमें टीपीए में बता रखा है, प्लेज हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रखा है, ऐसे हाइपोथिकेशन हमें सरफेसी में बताया हुआ है, जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी पे ही चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट होता है इन मॉर्गेज। जैसे कि हमने प्लेज में देखा था सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड पे आप प्लेज क्रिएट कर सकते हो। हाइपोथिकेशन जो है वो एग्जिस्टिंग गुड पे भी कर सकते हो, फ्यूचर पे, क्योंकि गाड़ी अभी तो मैंने ली नहीं है और उस पर मैं लोन ले रही हूँ। Yes, the borrower retains possession, but the creditor holds an equitable charge as a security for financial assistance, like the example that I gave you about the car. फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, और फ्लोटिंग होता है तो उनकी क्रिस्टलाइजेशन भी हो जाती है। क्या है क्रिस्टलाइजेशन का पॉइंट है? नेक्स्ट सेशन में यूनिट 14 जब पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, अभी के लिए इसको ऐसे ही बोल देते हैं, फ्लोटिंग चार्जेस में क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। चलिए कुछ फीचर समझेंगे। प्लेज ऑफ मॉर्गेज में क्या डिफरेंस है? प्लेज हैपेंस ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्लेज हमको बता रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हाइपोथिकेशन हमको बता रखा है सरफेसी में। और हाइपोथिकेशन और प्लेज में ये डिफरेंस है कि हाइपोथिकेशन में पोजेशन नहीं जाता है, प्लेज में पोजेशन चल जाता है। हाइपोथिकेशन फ्यूचर गुड्स पे भी हो सकती है, करंट प्रेजेंट और फ्यूचर गुड्स दोनों पे हो सकती है। प्लेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट गुड्स में ही हो सकता है। ठीक है। मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हाइपोथिकेशन में तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मॉर्गेज में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। एडिशनली हाइपोथिकेशन में सिर्फ इक्विटेबल चार्ज क्रिएट होता है टाइटल डीड से, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक केस है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विनोद स्टील लिमिटेड। यहाँ पे कोर्ट ने
या जो गुड्स है, मशीनरी है, जो मान लेते हैं कंपनी के पास ही है ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, द बैंक्स क्लेम टू प्रायोरिटी ओवर द अदर क्रेडिटर्स इन केस ऑफ अनपेड वेजेस। मान लेते हैं मैं कंपनी हूँ, मैंने आपसे लोन लिया, मैंने आपसे कुछ लेट्स से मशीनरी खरीदी थी, मैंने हाइपोथिकेट कर दिया चार्ज, अब मैं कंपनी बंद हो रही है, मैंने डिफॉल्ट कर दिया, मैंने अपने लोगों की सैलरी भी नहीं दी थी, तो बैंक, जबकि पहले लोगों की सैलरी देनी होती है, ठीक है, बट क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिट है तो पहले मैं आपके पैसे चुकाऊंगी, फिर वेजेस का नंबर आएगा। ऐसा केस हुआ है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस। अगेन अगर पेपर का लेवल इस तरीके से बनाया जाता है जहां पे आपकी नॉलेज टेस्ट करी जाती है, केस का नेम तो बहुत कम पॉसिबिलिटी आने की, बट कंसेप्ट पूछा जा सकता है थ्रू एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एम आई क्लियर? Now let's talk about types of businesses using hypothecation. Sole proprietor, partnership, joint stock company, individuals hypothecation create कर सकते हैं। It's commonly used in industry जैसे कि rice mills, oil expellers, है ना, या फिर जहाँ पे गुड्स जो है कॉन्स्टेंटली हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। ड्रॉबैक्स क्या है यहाँ पे? कहीं ना कहीं कंट्रोल तो नहीं है, जो बैंक लोन दे रहा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन ले रहा है, कैश पोजेशन में नहीं है, तो हाँ ये ड्रॉबैक है। इरोजन ऑफ सिक्योरिटी, बोरोवर जो हो सकता है सेल कर सकता है, प्लेज कर सकता है सेम प्रॉपर्टी को मल्टीपल क्रेडिटर्स में, तो रिस्क है इरोजन का कि आपके पैसे ना आए। डिफिकल्टी यूटिलाइजेशन, मान लेते हैं गाड़ी आप उठा तो सकते हैं, बट गाड़ी कहीं छुपा दी है, कहीं बेच दी है, तो दिक्कत हो सकती है, टाइम कंज्यूम हो सकता है, कॉस्टली हो सकते हैं। फिर रिस्क ऑफ इनवैलिडिटी, सेक्शन 332 कंपनीज एक्ट का बोलता है फ्लोटिंग चार्जेस विद इन 12 मंथ्स बिफोर वाइंडिंग अप मे बी इनवैलिड। अगेन ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट अगर बनता है तो ये 12 महीने वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जिस दिन से कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, उससे 12 महीने पहले अगर कोई फ्लोटिंग चार्ज रेट हो रखा है करंट असेट पे, उसे इनवैलिड मान लेंगे। ठीक है, अब अगर हाइपोथिकेशन आप करके पैसे दे भी रहे हो किसी को, तो आप अपनी रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो? आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो मल्टीपल लेंडर्स के साथ, काम तो नहीं कर रहा ये बंदा, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो चार्ज को विद इन 30 डेज ताकि इनवैलिडिटी ना हो, और पीरियोडिकली इंस्पेक्ट भी करते रहो ताकि यू आर श्योर कि कुछ फ्लोटिंग चार्ज में गड़बड़ ना हो रही हो। डीड ऑफ हाइपोथिकेशन जो डॉक्यूमेंट है वो काफी डिटेल्ड होता है कि ओनरशिप राइट, मेंटेनेंस कैसे रहेगा, इंश्योरेंस का राइट टू इंस्पेक्ट, ऑल ऑफ इट। मोटा मोटा बोले तो हाइपोथिकेशन एक यूजफुल फाइनेंशियल टूल है ताकि आप अगर लोन दे रहे हो तो आप सिक्योरिटी चार्ज इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बैंकर्स लियन। बैंकर्स लियन में क्या है, जैसे मान लेते हैं मैंने आपके यहाँ से एफडी खुलवाई, हाँ, और आपसे लोन लिया, एफडी के अगेंस्ट लेट से लोन नहीं लिया था, बट एफडी आपके पोजेशन में है ना, मैंने डिफॉल्ट किया, आप उस एफडी से मेरे पैसे सेट ऑफ कर लोगे, दैट इज बैंकर्स लियन। जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे कैसे बोल सकते हैं, मैंने आगे इस कपड़ा दिया मैंने आपको कि सिल दो, अब जब तक मैं आपके पैसे नहीं दूंगी तब तक आप अपने सूट को अपने पास रख सकते हो, मेरे सूट को अपने पास रख सकते हो, क्योंकि आपने इस पे अपना लियन क्रिएट कर लिया। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम पीछे किसी चैप्टर में कर आए हैं। Yes, so banker's lien is a right of a banker to retain possession of the debtor's goods or securities until the debt is settled. एक ही तरीके से इसे implied pledge बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि बैंक जो है आपके गुड्स को बेच देगा अगर आपने हमारे पैसे वापस नहीं दिए। लीगल बेसिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके बारे में बात करता है। आप जनरल लियन सारे गुड्स पे और सिक्योरिटीज पे कर सकते हो। बैंक आपके गुड्स को बेच भी सकता है अगर उसे अपने पैसे वापस लेने हैं। स्कोप ऑफ लियन अप्लाई करता है गुड्स और सिक्योरिटीज जो बैंक के पास है। बिजनेस ट्रांजैक्शन में ऐसी गलती से मेरा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास छूट गया था, किसी और बैंक की एफडी छूट गई, तो उस पर आप लियन नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, मान लेते हैं जैसे शेयर सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस पॉलिसी अनइंटेंशनली छोड़ दिया, तो इस पे आप लियन नहीं क्रिएट कर सकते। इस पे क्वेश्चन ना जेआईबी में बना हुआ है, सीआईबी में तो अभी तक नहीं मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, बट जेआईबी में बना हुआ है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट तो डेफिनेटली हमारे एग्जाम के लिए। इम्प्लाइड प्लेज, जैसे कि इम्प्लाइड प्लेज होती है उस तरीके से लियन भी होता है, पर्टिकुलरली नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में, नॉट नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस। लीगल प्रोसीडिंग, हमारे पास एक केस था जय किशन दास जिंदाराम वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे बैंक का लियन एनफोर्स हुआ दो सेपरेट एंटिटीज पे, दो पार्टनरशिप फर्म।
if the same set of partner is involved, मतलब ABC का ही X पार्टनरशिप फर्म है और ABC की ही Y पार्टनरशिप फर्म है, the firm cannot be considered separate legal entity। वो तीनों ही बंदे तो सेम है, जो पार्टनर्स यहाँ थे वही पार्टनर्स यहाँ पे है। ऐसे फर्म जय किशन दास जिंदाराम वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखा गया। मान ले, और इसमें कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट की भी जरूरत नहीं है, लियन में तो जनरल लियन एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, अनलेस एक्सप्रेसली बोल रखा है कि नहीं आप इस पे लियन का चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। सेट ऑफ मतलब मैंने आपके 100 रुपए देने, आपने मेरे 500 रुपए देने हैं, तो आप मेरे 400 रुपए दे के बात खत्म कर दो, सेट ऑफ हो गया। ठीक है। सेट ऑफ एक राइट है डेटर के पास कि वो एडजस्ट कर सकता है जो उसने पैसे लेने हैं, जो उसने पैसे देने हैं। फॉर बैंकर दिस मीन्स द बैंक कैन यूज द क्रेडिट बैलेंस इन कस्टमर्स अकाउंट टू ऑफसेट द डेबिट बैलेंस इन द सेम कस्टमर्स अकाउंट, मे बी इट कुड बी सेपरेट अकाउंट आल्सो। की फीचर्स क्या है सेट ऑफ के? सर्टेन डेट्स, जो दोनों डेट्स हैं, both debts must have specific sums, a debt not yet due cannot be set off। अगर ड्यू ही नहीं हो आप मेरे अकाउंट से कैसे काट ले रहे हो? गारंटर्स अकाउंट, बैंक जो है सेट ऑफ नहीं कर सकता क्रेडिट बैलेंस गारंटर के अकाउंट से, क्योंकि मैंने आपके अकाउंट बंदे की गारंटी ली हुई थी, उस बंदे के अकाउंट से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। Contingent liability, credit balance in a current account cannot be used to set off contingent liabilities, again an important point है। एक important बात है। ओके ना, डिमांड बेस्ड लोन अकाउंट्स, बैंक जो है सेट ऑफ नहीं कर सकता लोन अकाउंट दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड। डिमांड करोगे तो ही होगा ना। ओके। म्यूचुअल इंडेटनेस, सेट ऑफ कैन ओनली अकर व्हेन बोथ पार्टीज आर म्यूचुअली इंडेटेड। मैंने आपके देने और आपने मेरे देने, मैंने आपके देने और आपने किसी और को देने, तो सेट ऑफ थोड़ी ना कर लूंगी। पार्टनरशिप अकाउंट तो मैंने पीछे बता ही दिया है आपको, सेम ही पार्टनर्स के दो फर्म्स हैं। सेपरेट फर्म्स विद सेम पार्टनर्स मैंने पीछे बता दिए। सोल प्रोप्राइटर, मान लेते हैं क्रेडिट बैलेंस है किसी पर्सनल अकाउंट में, किसी सोल प्रोप्राइटर, मतलब मेरी परचून की दुकान भी है और मेरा एक अकाउंट है जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो इसको सेट ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, जो सोल प्रोप्राइटर है और सोल प्रोप्राइटर की फर्म है, ये दो अलग अलग एंटिटी नहीं है। लियन और सेट ऑफ, the right of set off cannot be exercised simultaneously with lien, या तो लियन एक्सरसाइज करोगे या फिर सेट ऑफ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता, इंपॉर्टेंट बात बोल रही मैं आपके साथ अभी इस समय। ठीक है। जॉइंट अकाउंट, अगर मान लेते हैं जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पे भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं अनलेस द डेट इज ड्यू अगेंस्ट ऑल द जॉइंट होल्डर्स। अगर एबीसी तीन जो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं तीनों के अगेंस्ट नहीं है, अगर आपका अमाउंट ड्यू, मतलब जिन्होंने तीनों ने नहीं देना तो आप किसी एक बंदे का लियन एक अकाउंट में नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ कब आता है? मान लेते किसी की डेथ हो जा रही है, कोई इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, गार्निशी ऑर्डर आ जा रहा है, कोई नोटिस आ गया असाइनमेंट ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट बैलेंस, तो वहां पे ऑटोमेटिक सेट ऑफ हो जाता है। इसको आप इस चार्ट को एक बार 2 से 3 बार आप इसे रीड जरूर लगाएंगे, इट्स अ मस्ट रीड। तो बस रीड ही लगाना है और ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। व्हेन विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर, खत्म। ओके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से बात भी कर पाएंगे। पोस्ट सेशन ऑन सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम। Actually we'll do unit 14 और मॉड्यूल भी हो जाएगा। ठीक। This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.